कहानी की शुरुआत मिलिट्री ट्रक्स के एक ग्रुप से होती है जो एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे होते हैं। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन उन्हें ऑर्डर मिला था कि उसे जितनी जल्दी हो सके शहर से दूर ले जाया जाए। दो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे थे कि उस कंटेनर के अंदर क्या हो सकता है। तभी सामने से आ रही एक कार उनसे टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और कंटेनर हवा में उछल जाता है और फटकर खुल जाता है। सोल्जर्स तुरंत इस इंसिडेंट की रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें जो जवाब मिलता है वह चौंकाने वाला होता है। आदेश था कि जो भी जिंदा मिले उसे तुरंत साथ ले जाओ और जो घायल हैं उन्हें वहीं छोड़ दो। इससे पहले कि सोल्जर कुछ समझ पाता, कंटेनर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और पलक झपकते ही उनके सभी सोल्जर्स को मार देता है। कुछ सोल्जर्स जान बचाकर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी वह चीज थी शायद इतनी दूर तक नहीं आ पाएगी, लेकिन तभी वह आदमी उन पर हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। उनकी मौत के कुछ ही देर बाद वे सोल्जर्स फिर से रिजरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे एक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुके होते हैं। दुर्भाग्य से लास वेगस, जो दुनिया के सबसे मशहूर और भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक है, उनसे ज्यादा दूर नहीं था। वे शहर में दाखिल हो जाते हैं और वहां के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि पूरा शहर उसकी चपेट में आ जाता है और मजबूरन उस इलाके को क्वारंटीन करना पड़ता है। सरकार उन्हें रोकने के लिए शहर पर बॉम्बिंग करती है और भारी हथियारों से लैस पूरी आर्मी भेजती है, लेकिन जो भी उस इलाके में जाता है वह खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सरकार की इस वायरस को रोकने हर कोशिश फेल हो जाती है और आखिरकार उन्हें पूरे शहर को पूरी तरह लॉकडाउन करना पड़ता है। अब न कोई शहर के अंदर जा सकता है और न ही बाहर आ सकता है। इसके बावजूद कुछ लोग इलीगली अंदर जाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वे वहां से पैसे चुराना चाहते हैं। लास वेगस को हमेशा से सिटी ऑफ मनी कहा जाता था, लेकिन वायरस के कारण लोगों को अपना घर, पैसा और सेफ्स सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लोगों का मानना था कि वहां के कैसीनोज में अब भी इतना पैसा दबा हुआ है कि अगर किसी को वह मिल जाए तो वह 7 पीढ़ियों तक लग्जरी लाइफ जी सकता है। अब हमें एक एक्स मिलिट्री सोल्जर दिखाई देता है जिसका नाम स्कॉट है। वह पहले वेगस में मिलिट्री में सर्व कर चुका था, लेकिन अब वह एक साधारण शेफ की तरह काम करता है। एक दिन जब वह अपने रोजमर्रा का कैम्प कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि तनाका नाम का एक आदमी उससे मिलने आया है। तनाका कोई आम आदमी नहीं था। स्कॉट जैसे व्यक्ति से मिलना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। असल में वह पहले लास वेगस में कई कैसीनोज का मालिक हुआ करता था, लेकिन अब वे सब धूल खा रहे हैं। स्कॉट जानना चाहता है कि वह उससे मिलने क्यों आया है। तनाका उसे बताता है कि वह उसे एक स्पेशल टास्क देना चाहता है। दरअसल उसके एक कैसीनो के वॉल्ट में अब भी $200 मिलियन पड़े हुए हैं, जो क्वारंटीन जोन के अंदर है, और वह चाहता है कि स्कॉट उसे निकालने में उसकी मदद करे। स्कॉट को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम वॉल्ट में यूं ही पड़ी सड़ रही है। इंश्योरेंस कंपनी पहले ही तनाका को उसके सभी नुकसान का कॉम्पेंसेशन दे चुकी थी, जिसमें यह 200 मिलियन भी शामिल था। इसका मतलब था कि अब उस पैसे का कहीं कोई अकाउंट या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर वह पैसा कुछ साल और सेफ में पड़ा रहता तो भी तनाका को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सरकार अगले 4 दिनों में पूरे शहर को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की योजना बना रही थी, जिससे कैसीनो और उसका सारा पैसा नष्ट हो जाता। तनाका स्कॉट को मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे एक मैप देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब फैसला पूरी तरह स्कॉट के हाथ में था कि वह यह काम करेगा या नहीं। इसके बाद हमें वह क्वारंटीन कैंप दिखाया जाता है जहां वेगस से बचाए गए लोगों को रखा गया था। यहाँ हमें स्कॉट की बेटी केट दिखाई देती है, जो लोगों की मदद करती थी। केट की एक दोस्त रीटा उसे बताती है कि वह कल क्वारंटीन जोन के अंदर जाने वाली है। केट तुरंत मना कर देती है क्योंकि अंदर बहुत खतरा है, लेकिन रीटा कहती है कि वह बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगी, कुछ पैसे लेगी और वापस आ जाएगी। उसने सुना था कि कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं। कई लोग अंदर गए और वापस आकर जानकारी भी लेकर आए, लेकिन केट उसे समझाती है कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड वहां आ जाता है। केट को गुस्से में देखकर उसे शक होता है कि कहीं वह इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर वह दोनों की तरफ एक टेम्परेचर गन तान देता है। अगर उनके शरीर का टेम्परेचर तय सीमा से नीचे होता तो वह गन अपने आप फायर कर देती, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं होता। इस बीच गार्ड केट के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली छूने लगता है। केट उसका हाथ झटक देती है और उसे दूर रहने को कहती है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। रीटा कहती है, ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। इसी दौरान हमें स्कॉट दिखाई देता है, जिसकी नींद एक नाइटमेयर से टूट जाती है। हर रात उसे वह दिन याद आता है जब उसने अपने ही हाथों से अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को मार दिया था। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह यह काम करेगा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। तनाका उसे बताता है कि उसे एक ऐसी टीम बनानी होगी जिसमें एक सेफ क्रैकर हो और एक पायलट हो, जो काम पूरा होने के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल सके। स्कॉट फिर अपने पुराने दोस्त मरिया के पास जाता है, जो अब एक कार रिपेयर शॉप चलाती है। वह उसे इस ऑफर के बारे में बताता है और कहता है, हमने इतने लोगों की जान बचाई, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? लेकिन इस बार हमारे पास अपने लिए कुछ करने का
मौका है। मरिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें एक और आदमी की जरूरत होती है। वे विल नाम के आदमी के पास जाते हैं जिसे ज़ॉम्बीज को मारने का अनुभव था। पूरे मिशन के लिए वही एक ऐसा इंसान था जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। फैसला होता है कि उन तीनों को $15 मिलियन 15 मिलियन मिलेंगे और बाकी 5 मिलियन बाकी टीम के सदस्यों में बांट दिए जाएंगे। इसके बाद वे मिरियन के पास जाते हैं जो एक पायलट थी। वह पैसों के लिए इतनी बेताब थी कि बिना पूरी डिटेल्स सुने ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपनी टीम में कुछ और लोगों को भी शामिल किया जो वेपन्स चलाना जानते थे और ज़ॉम्बीज से लड़ने में उनकी मदद कर सकते थे। आखिर में वे साइमन नाम के एक चोर के पास जाते हैं जिसे सेफ्स के बारे में सब कुछ पता था। जब साइमन को पता चलता है कि उसे लास वेगास कैसीनो के एक सेफ को खोलना है तो वह खुशी से झूम उठता है। इस सेफ को खोलना उसका बचपन का सपना था, क्योंकि इसमें किस्मत से ज्यादा एबिलिटी की जरूरत होती थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह इसे खोल सकता है। इसके बाद वे अपने वेपन्स निकालते हैं क्योंकि अब उन्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया था। टीम एक पुराने गैराज में इकट्ठा होती है जहां तनाका उन्हें एंट्री से लेकर एग्जिट तक का पूरा प्लान समझाता है। प्लान बहुत सरल था। उन्हें अंदर जाने के लिए अपना रास्ता साफ करना होगा, फिर सेफ खोलना होगा, सारा पैसा उसमें से निकालकर बैग्स में भरना होगा, हेलीकॉप्टर तक वापस पहुंचना होगा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाना होगा। लेकिन यह सब उन्हें अगले 32 घंटों के अंदर करना था। तभी जब टीम के एक सदस्य को पता चलता है कि उन्हें क्वारंटीन जोन के अंदर जाना पड़ेगा तो वह उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह इतने कम पैसों के लिए इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह वहां से चला जाता है और अब उनकी टीम में केवल कुछ ही सदस्य बचते हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन क्वारंटीन जोन में घुसना अब भी मुश्किल था क्योंकि वहां पास में अब भी मिलिट्री फोर्सेस तैनात थीं जो किसी भी कीमत पर किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थीं। स्कॉट मदद के लिए अपनी बेटी केट के पास जाता है जो पहले क्वारंटीन जोन में काम करती थी। वह आसानी से उन्हें अंदर पहुंचा सकती थी, लेकिन उसे मनाना आसान नहीं था। केट अब भी स्कॉट से नाराज थी क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद स्कॉट ने उसे छोड़ दिया था और कभी उससे मिलने भी नहीं आया। स्कॉट उसे कहता है, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। आखिरकार केट उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। उसी रात हम उसकी दोस्त रीटा को देखते हैं जो केट के मना करने के बावजूद लिली के पास जाती है और उससे कहती है कि वह तीनों को अंदर भेज दे। इसी दौरान विल साइमन को गन चलाना सिखाता है क्योंकि वह टीम का अकेला आदमी था जिसने कभी कोई ज़ॉम्बी नहीं मारा था और विल नहीं चाहता था कि वह मिशन में बोझ बने। तभी मार्टिन नाम का एक आदमी उनकी टीम में शामिल होता है जिसे तनाका ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। टीम में किसी को भी वह पसंद नहीं था क्योंकि वह उनके किसी काम का नहीं था। केट उन्हें लिली से मिलवाती है जिसे पासपोर्ट भी कहा जाता था क्योंकि वह पैसे लेकर लोगों को अंदर भेजती थी। अपना काम खत्म करने के बाद जब केट वहां से जा रही होती है तब उसे रीटा के बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। जब उसे पता चलता है कि लिली ने रीटा को अंदर भेज दिया है तो वह गुस्से में उसे मुखा मार देती है और पूछती है कि उसने उसे अंदर क्यों भेजा। लेकिन इसमें लिली की कोई गलती नहीं थी। उसे नहीं पता था कि रीटा के 2 बच्चे हैं और रीटा ने अंदर जाने से पहले उसे यह बात बताई भी नहीं थी, वरना वह कभी उसे अंदर नहीं भेजती। तभी स्कॉट कहता है, अगर हमें वह मिल गई तो हम उसे वापस ले आएंगे। लेकिन केट जानती थी कि वे लोग सिर्फ पैसों के लिए वहां आए हैं। उसे अंदर जाकर वापस लाने की बात तो दूर, वे उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वह स्कॉट से विनती करती है कि वह उसे अपने साथ ले चले, लेकिन स्कॉट अंदर के खतरे का हवाला देकर मना कर देता है। पर केट भी कम जिद्दी नहीं थी। वह कहती है, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद अंदर आ जाऊंगी, तब खतरा और भी बढ़ जाएगा। स्कॉट के पास कोई और चॉइस नहीं बचता, इसलिए वह मजबूर होकर केट को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसी बीच लिली देखती है कि वही बदतमीज गार्ड उनकी तरफ आ रहा है। वह स्कॉट से कहती है कि उसने हमें देख लिया है, हमें उसे भी अपने साथ ले जाना होगा, वरना वह बाहर जाकर सबको बता देगा और हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। इसके बाद वे एक सीक्रेट डोर से होकर क्वारंटीन जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही जगह खुलती है उनके सामने बहुत सारी लाशें पड़ी दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर साइमन डर के मारे कांपने लगता है। लिली उन्हें बताती है कि ये लोग सनलाइट सहन नहीं कर पाए थे, जब बारिश होगी तब इन्हें देखना, जैसे ही पानी की कुछ बूंदें गिरेंगी ये फिर से लाइफ में वापस आ जाएंगे। यह शहर उनकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को एक जिंदा ग्रेवयार्ड बना दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। लिली तुरंत उन्हें छिपने को कहती है। तभी उनका सामना एक ज़ॉम्बी टाइगर से होता है जो पहले इस रास्ते की रखवाली करता था, लेकिन वायरस की वजह से उसकी सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली नेथन के पास जाती है और उससे उसकी गन मांगती है, लेकिन जैसे ही नेथन उसे गन देता है लिली उसके पैर में शूट कर देती है। सब लोग हैरान होकर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? लिली कहती है, आगे बढ़ने के लिए हमें उनसे डील करनी पड़ेगी, ये उनके लिए एक गिफ्ट है, अगर हम उनकी शर्तें मानेंगे तो वे हमें नहीं छुएंगे। जल्द ही सबको पता चलने वाला था कि लिली किसकी बात कर रही थी। गनशॉट की आवाज सुनकर 2 ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं, लेकिन ये बाकी ज़ॉम्बीज जैसे नहीं थे जो इंसानों पर बिना सोचे हमला कर
कर देते हैं। वे सबको देखते हैं लेकिन किसी पर हमला नहीं करते। हालांकि वे नेथन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वही उनका एंट्री फी था। सब लोग पूछते हैं कि वे उसे कहां ले गए। लिली जवाब देती है, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जो भी उस बिल्डिंग के अंदर जाता है वह उन्हीं की तरह बन जाता है। इसी बीच हमें एक और ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो दूर से उन्हें देख रहा था, लेकिन वह उनका पीछा नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत चुका दी थी। इसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। मैरियन स्कॉट से पूछती है, अगला टारगेट किसे बनाओगे? स्कॉट कहता है, अगर फिर किसी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा मत सोचना, उस मार्टिन को खत्म कर देना। टीम को उसकी जरूरत नहीं है। तनाका ने उसे सिर्फ हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि नेथन को घसीटकर ओलिम्पस ले जाया जा रहा है, जहां उनका किंग ज़्यूस उसे काटकर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वे सब एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। साइमन बहुत डर जाता है क्योंकि वहां बहुत सारे सोए हुए ज़ॉम्बीज पड़े थे। लिली धीरे से कहती है, उनके चेहरों पर लाइट मत डालना, वे सो रहे हैं, अगर जाग गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वे हल्की रोशनी वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जमीन पर फेंकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चेम्बर्स नाम की एक लड़की, जिसे मार्टिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसे कहती है कि वह आगे चले, लेकिन यह बात मार्टिन को इतना गुस्सा दिलाती है कि वह जानबूझकर ध्यान भटका देता है। जब चेम्बर्स फ्लोरेसेंट ट्यूब्स उठाने के लिए आगे बढ़ती है तभी एक ज़ॉम्बी अचानक जाग जाता है। चेम्बर्स उसे मार देती है, लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी भी जाग जाता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी गलती से एक पॉट गिरा देता है जिससे इतनी आवाज होती है कि सारे ज़ॉम्बीज सेकंड्स के अंदर जाग जाते हैं। सब लोग चेम्बर्स की मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। चेम्बर्स ज़ॉम्बीज को मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन एक बार फिर उसे धोखा देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। माइकी मार्टिन से पूछता है, वह कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे पीछे आते देखा था। तभी अचानक चेम्बर्स खिड़की तोड़कर उनके सामने आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं। दिल टूटने के बावजूद माइकी को उसे शूट करना पड़ता है। कुछ देर बाद वे उस कैसीनो में पहुंचते हैं जहां मनी वॉल्ट रखा हुआ था। यहाँ बाकी जगहों की तुलना में बहुत कम इन्फेक्टेड लोग थे और जो थे उन्हें भी उन्होंने मार दिया। केट कहती है, मुझे नहीं लगता कि रीटा अब भी जिंदा होगी, लेकिन लिली उसे हिम्मत देते हुए कहती है, इतनी जल्दी होप मत छोड़ो। कुछ महीने पहले जब एक आदमी अंदर गया था और वापस नहीं आया तो मैं वहां से चली गई थी। मुझे लगा वह मर चुका है, लेकिन 3 दिन बाद वह जिंदा वापस आ गया। उसने जैस के उसे इन्फेक्ट करने से पहले ही वहां से भागकर अपनी जान बचा ली थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स और मैप्स पड़े हुए मिलते हैं। इसका मतलब था कि पैसे निकालने के लिए तनाका ने सिर्फ उन्हें ही नहीं भेजा था, उनसे पहले भी कई टीम्स यहाँ आ चुकी थीं, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। स्कॉट अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मार्टिन और लिली को बाहर निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाता है। मैरियन ऊपर हेलीपैड पर जाती है जहां उसे हेलीकॉप्टर शुरू करना था। उधर मार्टिन और साइमन वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। मार्टिन लिली के साथ एक डील करता है। वह वादा करता है कि अगर वह रानी का ब्लड सैंपल लेने में उसकी मदद करेगी तो वह चैंप के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। लिली इस डील के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मार्टिन हवा में एक शॉट चलाता है और रानी के आने का इंतजार करने लगता है। इधर स्कॉट जनरेटर शुरू करता है जिससे पूरी जगह फिर से रोशनी से भर जाती है। इस बीच विल और साइमन रास्ते में आते हुए ज़ॉम्बीज को मारते हुए वॉल्ट तक पहुंचते हैं। साइमन जैसे ही लॉकर को देखता है वह खुशी से लगभग पागल हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वॉल्ट के सामने कई ट्रिगर पॉइंट्स लगे हुए थे। अगर कोई उन पर पैर रख देता तो तुरंत गोलियों की बौछार से उसका शरीर टुकड़ों में उड़ जाता। वहां उन्हें उन लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती हैं जिन्होंने उनसे पहले वॉल्ट खोलने की कोशिश की थी, लेकिन सब मारे गए थे। उनकी हालत देखकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अच्छी बात यह थी कि ये ट्रिगर पॉइंट्स सिर्फ एक बार ही काम करते थे, यानी अगर किसी तरह उन्हें पहले ही सक्रिय कर दिया जाए तो आगे का रास्ता सुरक्षित हो सकता था। तभी विल नीचे जाता है और एक ज़ॉम्बी को पकड़कर ले आता है। वे उससे कहते हैं कि उसे आगे भेजो, लेकिन वह इतना बेवकूफ नहीं था, इसलिए विल उसे शूट कर देता है और दूसरा ज़ॉम्बी पकड़कर लाता है। इस बार वे उसे खाने से लुभाते हैं। जैसे ही वह ट्रिगर पॉइंट्स पर कदम रखता है उस पर गोलियों की बारिश हो जाती है। इस तरह एक एक करके वे सभी सेफ्टी पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं और अब खतरा बहुत कम रह जाता है। इसी बीच मार्टिन देखता है कि रानी उनके ट्रैप में फंस चुकी है। वह उनके सामने आ जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है तो वह गुस्से से भर उठती है। मार्टिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि लिली उसे मार देती है। इसके बाद मार्टिन रानी के पास जाता है और एक वायर से उसका गला काटने लगता है। लिली गुस्से में पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ उसका ब्लड सैंपल चाहिए था, है ना? लेकिन मार्टिन अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी दौरान हमें रीटा दिखाई देती है जिसे किंग ने पकड़ लिया था। वह उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी उसे रानी की चीख सुनाई देती है और वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर स्कॉट न्यूज में देखता है कि सरकार ने जनता के दबाव में आकर शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने का फैसला 24 आवर्स पहले ही कर लिया है। इसका मतलब था कि अब उनके पास चोरी करके भागने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। इसी
इसी बीच मैरियन जिस हेलीकॉप्टर को शुरू करने की कोशिश कर रही थी वह उसकी पुरानी हालत की वजह से अचानक फायर पकड़ लेता है। वह किसी तरह आग बुझा देती है, लेकिन अब वह हेलीकॉप्टर शुरू होगा या नहीं ये भगवान के भरोसे था। स्कॉट जल्दी से ऊपर आता है और पूछता है सेफ खोलने में अभी कितना समय लगेगा, लेकिन साइमन जो सेफ खोलने ही वाला था उसका ध्यान भटकने से नाराज हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लॉकर दुनिया के सबसे हाईटेक लॉकर्स में से एक है। अगर तुमने मुझे एक बार और डिस्ट्रैक्ट किया तो ये सेफ कभी नहीं खुलेगा, समझे? साइमन को इतना गंभीर देखकर स्कॉट कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है और उसे अपना काम करने देता है। उन्होंने स्कॉट को यह नहीं बताया कि बॉम्ब गिरने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, वरना वह घबरा जाता। इधर जब किंग रानी के पास पहुंचता है तो उसे उसका डिकैपिटेटेड बॉडी मिलता है। ये देखकर किंग गुस्से से पागल हो जाता है। वह रानी के शरीर को अपने पूरे ओलंपस के सामने लाता है। जब वह उसका पेट चीरकर अंदर से बेबी निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह तुरंत अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा करता है और वॉर का ऐलान कर देता है। लेकिन इस आने वाले खतरे से बेखबर स्कॉट और उसकी टीम अभी भी पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें वहां कुछ मनी मिल जाता है जिसे वे आपस में बांट लेते हैं। स्कॉट ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था, लेकिन यह सब उस रकम के सामने कुछ भी नहीं था जो सेफ के अंदर छिपी हुई थी। इसी बीच साइमन जो काफी देर से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था आखिरकार उसे तोड़ने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे सेफ खोलते हैं अंदर रखे पैसों की मात्रा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वे जल्दी जल्दी सारे पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर में लोड करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में पूरा वॉल्ट खाली हो जाता है। तभी स्कॉट को ध्यान आता है कि केट वहां नहीं है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वह रीटा को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल गई थी। इसी बीच हम किंग को देखते हैं जिसकी पूरी आर्मी कैसीनो की तरफ बढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग खाली हो जाती है और केट अंदर पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां इन्फेक्टेड नेथन अभी भी मौजूद था। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने ही वाला था कि तभी एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और किंग की आर्मी मरिया की गर्दन तोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि स्कॉट को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। साइमन जब किंग की पूरी आर्मी को अपनी तरफ आते देखता है तो वह विल के साथ लॉकर के अंदर जाना चाहता है क्योंकि वही एक सेफ ऑप्शन है। उधर लिली भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मार्टिन ऊपर से रास्ता बंद कर देता है और कहता है कि उसे जो चाहिए था वह मिल चुका है। वह कहता है कि टनाका को पैसे की परवाह नहीं है, इस बैग में जो है वह उससे भी ज्यादा कीमती है। तभी किंग वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक सब लोग वहां से जा चुके थे। विल उस पर शूट करता है, लेकिन किंग ने मेटल हेलमेट पहन रखा था, इसलिए गोली उसे नहीं लगती। विल उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह विल को बुरी तरह पीटता है और उसे इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी साइमन कूद कर आता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन अपनी जान के डर से साइमन विल को अंदर धक्का देकर खुद बाहर रह जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उसकी खुद की मौत हो जाती है। इधर मार्टिन सबको धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे बैग में कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह बैग खोलता है तो उसे पता चलता है कि क्वीन का सिर गायब है। असल में लिली ने पैसे इकट्ठा करते समय चालाकी से बैग्स बदल दिए थे। मार्टिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक व्हाइट टाइगर वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह अपनी तेज जबड़ों से मार्टिन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह फाड़ देता है। आखिर में वह उसका सिर काटकर उसे मार डालता है। उधर स्कॉट बाकी बचे लोगों के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी मौजूद थी और उनसे लड़ते लड़ते स्कॉट की बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। इसी दौरान बेचारे माइकी को भी ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। तब माइकी अपनी जैकेट में लगे सभी ग्रेनेड पिन्स खींच लेता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। स्कॉट और लिली ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कॉट देखता है कि मैरियन ने अभी तक हेलीकॉप्टर शुरू नहीं किया है। वह उससे जल्दी करने को कहता है, लेकिन तभी किंग वहां पहुंच जाता है। वह उन पर हमला करने ही वाला होता है कि लिली अपने बैग से क्वीन का सर निकालकर उस पर गन तान देती है। वह उसे धमकी देती है कि अगर वह आगे बढ़ा तो वह उसका सिर उड़ा देगी। किंग मजबूर होकर रुक जाता है। खुशकिस्मती से उसी समय उनका हेलीकॉप्टर शुरू हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते देख किंग पागल हो जाता है। जैसे ही लिली का ध्यान भटकता है वह एक रीबार उसके शरीर में घोंप देता है। मरने से पहले लिली रानी का सिर नीचे फेंक देती है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद किंग अपनी आर्मी के साथ हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है। स्कॉट कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। इसी बीच केट को रीटा मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है नेथन उस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह बच निकलती है, लेकिन सामने किंग खड़ा होता है और उसकी पूरी आर्मी एक साथ उस पर हमला कर देती है। जल्दी ही केट की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी स्कॉट वहां पहुंचता है और बजूका से किंग को उड़ा देता है। इसके बाद तीनों ऊपर भागते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहां हेलीकॉप्टर नहीं होता। स्कॉट को लगता है कि मैरियन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी केट को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे लोग भागकर उसकी तरफ जाते हैं। आखिरकार वे जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी किंग फिर से पहुंच जाता है। मैरियन हेलीकॉप्टर को दूर ले जाने की कोशिश करती है। किंग एक लंबी जंप लगाकर सीधे हेलीकॉप्टर
पर चढ़ जाता है, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। लेकिन मेरियन किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करती है। स्कॉट पूरी कोशिश करता है किंग को मारने की, लेकिन गलती से चली एक बुलेट मेरियन को लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। फिर भी वह किसी तरह हेलीकॉप्टर को क्वारंटीन जोन से बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी वह आसमान में शहर की तरफ आती हुई एक न्यूक्लियर मिसाइल देखती है। इसी बीच किंग स्कॉट को इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन वह उसे मार पाता उससे पहले ही एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है। इस जोरदार धमाके की रोशनी से किंग की आंखें कुछ पल के लिए अंधी हो जाती हैं और स्कॉट इस मौके का फायदा उठाकर उसे शूट कर देता है। लेकिन उस एक्सप्लोजन की भयानक शॉक वेव्स जल्दी ही उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती हैं, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब केट को होश आता है तो वह देखती है कि इस क्रैश में न तो मैरियन बची और न ही रीटा। स्कॉट अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन अफसोस अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका था। धीरे धीरे वायरस उस पर असर करने लगता है। इसके बाद केट को भारी दिल से अपने ही पिता को मारना पड़ता है। इस तरह पूरे शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विल मलबे के बीच से सही सलामत बाहर निकल आता है। असल में सेफ इतना मजबूत था कि वह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को सह सकता था। विल फिर बड़े बड़े बैग्स में भरे पैसों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां वह एक एयर होस्टेस से प्राइवेट प्लेन मांगता है। उसकी हालत देखकर एयर होस्टेस उसे प्लेन देने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही विल उसके सामने पैसों की 3 मोटी बंडल रख देता है, वह तुरंत उसे प्लेन देने के लिए तैयार हो जाती है। विल का डेस्टिनेशन मेक्सिको था, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। वह जल्दी से बाथरूम में जाता है और देखता है कि उसके हाथ पर बाइट मार्क है। इसका मतलब था कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।